नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नेपाल की राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में जेन ज़ी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि संविधान को पूरी तरह से फिर से लिखा जाए या उसमें बड़े बदलाव किए जाएं और पिछले 30 वर्षों में नेताओं द्वारा कथित रूप से हड़पी गई संपत्तियों की जांच हो। मंगलवार को हिंसा के दौरान संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में आगजनी हुई। कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमले हुए और मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। हालात बिगड़ने पर सेना ने देश भर में कर्फ्यू और निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सेना ने कहा कि अराजक तत्व प्रदर्शनों में घुसकर लूटपाट, आगजनी और हमले कर रहे हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रदर्शनकारियों ने प्रतिनिधि सभा भंग करने, अंतरिम सरकार बनाने, नए चुनाव कराने और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायपालिका व सुरक्षा जैसे संस्थानों में सुधार की मांग रखी है। यह आंदोलन नेपाल में बड़े बदलाव की मांग का प्रतीक बन गया है। नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में हाई अलर्ट घोषित किया है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने 24 घंटे निगरानी, अतिरिक्त गश्त और पुलिस बल की तैनाती के आदेश दिए हैं। नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए लखनऊ में विशेष नियंत्रण कक्ष और 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू लगा है और काठमांडू एयरपोर्ट बंद होने से भारत की एयरलाइनों ने उड़ानें रोक दी हैं। यूपी पुलिस ने सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है, हालांकि सीमा सील नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कहा कि दोनों देशों की टीमें एक ऐसे समझौते को अंतरिम रूप देने की कोशिश कर रही हैं, जो साझेदारी की संभावनाओं को उजागर करेगा। हाल ही में ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 50% कर दिया था, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ा। हालांकि 4 दिनों में मोदी और ट्रंप के बीच यह दूसरी सकारात्मक बातचीत रही। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह मोदी से जल्द बात करने के इच्छुक है और वार्ता सफल होगी। मोदी ने भारत और अमेरिका को घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेंगे। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने यूरोपीय संघ से भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने की मांग की है, ताकि रूस पर दबाव बढ़ाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से अपील की है कि वह चीन और भारत पर 100% तक टैरिफ लगाए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि यह कदम रूस पर दबाव बढ़ाने और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर करने की रणनीति का हिस्सा है। यह मांग मंगलवार को अमेरिका और यूरोपीय संघ के अधिकारियों की बैठक में रखी गई, जिसका खुलासा फाइनेंशियल टाइम्स ने सबसे पहले किया। इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए यूरोप का मजबूत समर्थन जरूरी है। ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि वह जल्द ही पुतिन से फोन पर बात करने वाले हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि भारत और अमेरिका व्यापारिक रुकावटें दूर करने के लिए चर्चा कर रहे हैं और वह आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। दरअसल मोदी ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता दोनों देशों की साझेदारी की अपार संभावना को खोलने में मदद करेगी। केजरीवाल ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए पूरे देश के कपास किसानों की कीमत चुकानी पड़ रही है। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि दोनों देशों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही है, सिर्फ एक तरफा। हमारे किसान, व्यापारी और युवा रोजगार की कीमत पर भारतीय बाजार पूरी तरह अमेरिकी कंपनियों के लिए खोला जा रहा है। अगर पूरा भारतीय बाजार अमेरिकियों के नियंत्रण में चला गया तो हमारे लोग कहां जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे बयान देना अमेरिका के सामने हार मानने के बराबर है। केजरीवाल ने कहा कि ट्रंप के सामने ऐसा सरेंडर सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ही घातक नहीं है, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों का अपमान भी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी के प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर किसानों को यूरिया की कमी से जूझने देने और 200 से 250 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। जगन ने कहा कि उर्वरक की कृत्रिम कमी काला बाजार में सप्लाई के कारण हो रही है और इसमें नायडू सरकार की संलिप्तता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अवैध कमाई नेताओं तक बांटी जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगन ने दावा किया कि उनकी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने धमकी दी कि अगर
वे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए तो उन पर केस दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलने से वे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नायडू प्रशासन पीपीपी मॉडल के नाम पर सरकारी संपत्तियों और मेडिकल कॉलेजों को सस्ते दामों पर बेच रहा है। कांग्रेस ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी और उन्हें देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सीख याद दिलाई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि राधाकृष्णन ने 1952 में राज्यसभा के उद्घाटन पर कहा था कि सभापति किसी एक दल के नहीं बल्कि सभी दलों के होते हैं और उनका काम संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं को बनाए रखते हुए निष्पक्षता से काम करना है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर विपक्ष को सरकार की नीतियों की स्वतंत्र आलोचना का मौका न मिले तो लोकतंत्र तानाशाही में बदल सकता है। कांग्रेस ने उम्मीद जताई कि नए उपराष्ट्रपति भी इसी परंपरा का पालन करेंगे। पार्टी ने भाजपा की जीत को अंकगणितीय सफलता लेकिन नैतिक और राजनीतिक हार बताया और विपक्ष की एकजुटता को सराहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राधाकृष्णन को बधाई दी और विपक्षी उम्मीदवार को समर्थन के लिए धन्यवाद कहा। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा अपने करीबी सहयोगी सेबेस्टियन लेकोर्नु को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने के एक दिन बाद ही बड़े पैमाने पर दंगे और विरोध प्रदर्शन भड़क गए। 39 वर्षीय लेकोर्नु 2 साल से भी कम समय में फ्रांस के 5वें प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद पेरिस में सब कुछ रोको आंदोलन के तहत सड़कों पर भारी प्रदर्शन हुए, जिनमें एक बस और कचरे में आग लगा दी गई। गृह मंत्रालय ने बताया कि कम से कम 200 लोग गिरफ्तार किए गए और रेलवे की बिजली लाइन को नुकसान पहुंचा। स्थिति संभालने के लिए पूरे फ्रांस में लगभग 80,000 सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जिसमें से 6,000 पेरिस में हैं। प्रदर्शनकारियों ने मैक्रोन से इस्तीफे की मांग तेज कर दी और उनके फैसले को मुंह पर तमाचा बताया। पिछले वर्षों में भी पेंशन सुधार, किसान आंदोलन और पुलिस मुठभेड़ जैसी घटनाओं को लेकर देशव्यापी अशांति फैल चुकी है। हालांकि मैक्रोन ने साफ कर दिया है कि वे इस्तीफा नहीं देंगे और विपक्ष को सत्तालोभी करार दिया। राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर हैं। इस दौरान रायबरेली में राहुल गांधी के काफिले को विरोध का सामना करना पड़ा। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी के रास्ते में धरने पर बैठ गए और राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के चलते राहुल का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। पुलिस मंत्री दिनेश सिंह को उठाने पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई। बुधवार सुबह 8:30 बजे राहुल गांधी दिल्ली स्थित अपने आवास से रायबरेली के लिए रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचे। हरचंदपुर में गाड़ी रुकवाकर सपा नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी आज और कल यानी 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में रहेंगे। इस दौरान वे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, प्रशासन की दिशा बैठक में शामिल होंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह उनका छठा रायबरेली का दौरा है। इससे पहले वे 29 और 30 अप्रैल को रायबरेली आए थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने बहनोई अरुण भारती को बड़ी भूमिका देने की तैयारी में हैं। सूत्रों के अनुसार अरुण भारती जमुई जिले की सिकंदरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और सरकार बनने पर उन्हें पार्टी के कोटे से डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सिकंदरा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और फिलहाल यहां से जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रफुल्ल मांझी विधायक हैं। वहीं चकाई सीट पर निर्दलीय विधायक और मंत्री सुमित सिंह नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी इस सीट पर भी दावा जता रही है। चिराग पहले ही कह चुके हैं कि 2025 में एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री पद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हिस्से में आएगा। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भाजपा, जेडीयू और सहयोगी दलों के बीच बातचीत जारी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.